नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले ट्रांस हिमालय के बारे में। पिछली कक्षा में आपने हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा, जिसमें ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। तो इसमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे हिमालय के उत्तर पर्वतीय हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। और उत्तर पर्वतीय अगर हिमालय की बात करें तो इसके अंदर एक सीक्वेंस में जो पर्वत श्रेणियों का क्रम था वो भी आपको क्लियर याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं कि ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, देन शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक तो क्या होगी, ऊपर नीचे एकदम समानांतर है। और ग्रेट हिमालय के ऊपर क्या है, ग्रेट हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो कंटिन्यू क्या होगा, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इस क्रम को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और शिवालिक की हमने अंतिम क्लास में बात की थी कि शिवालिक हिमालय की जो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। और यदि ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय तीनों दिया जाता है तो सबसे प्राचीन तो क्या हो जाए, ग्रेट हिमालय, और सबसे नवीन शिवालिक हो जाता है। लेकिन अब ऑप्शन में अगर आपको कहा जाए कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय या लेसर हिमालय या शिवालिक हिमालय में से सबसे नवीन कौन सी है, सबसे प्राचीन, तो नवीन तो ऑलवेज रहेगी शिवालिक पर्वत श्रृंखला या शिवालिक हिमालय। और जो नवीन हो जाएगी अब क्या हो जाएगी, ट्रांस हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय वैसे भारत के उत्तरी छोर में स्थित होने के कारण सामान्य रूप से ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय को काउंट करते हैं। तो नवीन ये हो जाता है, ये तीनों दिया जाता है। ये चारों ऑप्शन होंगे तो सबसे प्राचीन ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, तो ये जो पर्वत श्रृंखला होगी वो क्या होगी, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब देखिए दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ये तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो इसका ज्यादा भाग है वो किधर है, तिब्बत की साइड में होने के कारण इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, इसको परा हिमालय भी कह सकते हैं, परा हिमालय, परा हिमालय भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित है, ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित होने के कारण। इसे हम संस्कृत साहित्य में इसे हम क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं संस्कृत साहित्य में। तो ये भी ध्यान रखिए, यानी 1 2 3 4 जितने भी नेम बताए जब सब किसके लिए, सब ट्रांस हिमालय के लिए यूज किए जाएंगे। अब देखिए जो ट्रांस हिमालय है वो श्रृंखला इस तरीके से इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय के समानांतर उत्तर की ओर जो समानांतर पर्वत श्रृंखला है उसी को हमने क्या कह दिया, उसी को हमने ग्रेट हिमालय कह दिया। अब ग्रेट हिमालय का विस्तार देखिए, ग्रेट हिमालय का जो लंबाई होगी वो कितनी, 965 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है ग्रेट हिमालय, 965 किलोमीटर एरिया में। जबकि जो ग्रेट हिमालय का जो भाग था, ग्रेट हिमालय 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है और ट्रांस हिमालय 965 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड रीजन ज्यादा है, कोल्ड रीजन ज्यादा है, यानी ठंडा एरिया है। यानी ठंडा एरिया है तो यहाँ पे वनस्पतियां भी नहीं होगी, वनस्पति शून्य, वनस्पति शून्य, यानी नो वेजिटेशन एरिया, बिकॉज कोल्ड एरिया, और कोल्ड एरिया है तो यानी आइस एरिया ज्यादा है यहाँ पे। क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम है, तो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तापमान कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो ठंडा एरिया, बर्फ से आच्छादित एरिया, लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऐसा नहीं है। दूसरा ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो इससे पहले थोड़ा सा एक एग्जाम के पर्पस से, स्कूल एग्जाम या कॉलेज एग्जाम में या अदर के एग्जाम में पूछा गया है कि सीक्वेंस काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये तो क्या होगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें इस प्रकार से, की श्रेणियां इस प्रकार से। अब ट्रांस हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी होगी, देखिए काराकोरम ट्रांस हिमालय की है, लद्दाख ट्रांस हिमालय की है, जास्कर ट्रांस हिमालय की, और इसके साथ में यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी, ये भी क्या है, ये भी इसी का भाग है। और जो कैलाश पर्वत श्रेणी वो क्या है, इस लद्दाख श्रेणी का ही बड़ा हुआ भाग है कैलाश श्रेणी। ये याद रखिए कि कभी पूछ लिया जाए कैलाश श्रेणी
ये कैलाश पर्वत श्रेणी कहां पर है? यहाँ पर है। किसका भाग है? लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही बड़ा भाग है जो इधर तिब्बत की साइड में कैलाश पर्वत श्रेणी आपको नजर आ रही है। और कैलाश मानसरोवर का आपने नाम सुना तो उधर से क्या, उधर से आपकी कुछ नदियों का उद्गम स्थल, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखा जाए कैलाश मानसरोवर पर्वत से ही होता हुआ आपके असम से होता हुआ एंटर करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, तो कैलाश श्रेणी किसका भाग होगी? लद्दाख श्रेणी का भाग होगी। अब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों क्या, ये चारों ट्रांस हिमालय के भाग है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो कैलाश, जो काराकोरम है इसकी विशेषता देखिए। काराकोरम, काराकोरम देखिए दोस्तों, एक चीज केवल पूछी जाती है ट्रांस हिमालय की फर्स्ट टाइम में, डिस्कवर ऑफ ट्रांस हिमालय। तो डिस्कवर ऑफ ट्रांस हिमालय किसके लिए यूज किया जाता है? स्वेडन। तो हम यहाँ लिख देते हैं नाम स्वेडन हेडर ने 1906 में स्वेडन हेडर ने क्या किया था? 1906 में ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले बताया था। तो उसको कह सकते हैं ट्रांस हिमालय की सबसे पहले किसी ने बताया? स्वेन हेडर ने बताया। स्वेन हेडर ने 1906 में बताया था। विस्तार बता दिया गया आपको, ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, और काराकोरम। तो काराकोरम तो अपने आप में ही फेमस है, क्योंकि स्वेन हेडर ने क्या किया? स्वेन हेडर ने इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा? बैकबोन ऑफ हाई एशिया का, यानी एशिया की उच्च पर्वत श्रृंखला, एशिया की उच्च पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। तो एशिया की उच्च पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, या बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। बैकबोन यानी एक आधार है, एक मुख्यतः एक आधार है, एक बेस है इन सभी पर्वत श्रेणियों के लिए। अब काराकोरम को देखिए, ये स्थिति काराकोरम की यहाँ पर स्थित है, और काराकोरम जब देखेंगे तो उत्तर की ओर, तो ये किससे भी जुड़ जाएगी काराकोरम? पामीर की घाट से। पामीर की घाट, और इस पामीर की घाट को क्या कहते हैं? सबसे बढ़िया नाम पामीर की घाट को क्या कहते हैं? तो पामीर की घाट को कहते हैं विश्व की छत, कहते हैं विश्व की छत के नाम से जानते हैं। और काराकोरम उत्तर में इधर और दक्षिण में इधर कैलाश श्रेणी तक इसका विस्तार है, कैलाश श्रेणी तक इसका काराकोरम का विस्तार है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर ही क्या है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये क्या है? विश्व की सेकंड माउंट पीक है। विश्व की सेकंड माउंट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, और इस गॉडविन ऑस्टिन को हम क्या कह सकते हैं? इसका तिब्बत भाषा में छागोरी नाम भी है, गोरी नाम ही है तिब्बत की भाषा में, इसको छागोरी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट नंबर की कौन सी होगी? देखिए सेकंड है तो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, और थर्ड नंबर की हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी। तो ये पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर की पर्वत श्रृंखला के लिए, फर्स्ट नंबर की विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है। सेकंड नंबर की कौन सी हो गई? सेकंड नंबर की हो गई केटू या गॉडविन ऑस्टिन, या विश्व की सेकंड नंबर की या छौगरी, और पीओके अधिकृत है, यानी पाकिस्तान में और कुछ आपके कश्मीर में होने के कारण, कश्मीर यानी इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर में ऑक्युपाइड होने के कारण ये क्या हो गया? ये एक विवाद के रूप में है, विवाद के रूप में होने के कारण भारत की सबसे पहली या सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा, केटू और माउंट एवरेस्ट आपको क्लियर याद होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की तीसरे नंबर की चोटी ये पूछा गया है, तो ये क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन कभी आपका गलत
नहीं होगा। अब देखिए जो काराकोरम है, इसी काराकोरम के ऊपर क्या है, इसी काराकोरम के ऊपर कुछ हिमालय यानी ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ के बड़े बड़े भाग होते हैं, भूखंड जैसे होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। तो ग्लेशियर, अब ये ग्लेशियर क्या होता है, फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं। दूसरा, यहीं से रिवर निकलती है, यहीं से रिवर का ओरिजिन होता है। जैसे आपने सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी, यमुनोत्री नदी आदि नदियों के बारे में पढ़ा, वो सभी क्या ग्लेशियर से ही निकलती है। और इन ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर, जैसे नुब्रा घाटी पे कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे बड़ा है, कितना 70 किलोमीटर नुब्रा घाटी है, वहां पे क्या सियाचिन ग्लेशियर है। सीगा घाटी पर बायोकोबालाटोरा ग्लेशियर और हुजा पर इस पर या बाकुर ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा 70 किलोमीटर के ऊपर है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास में स्थित है। ये सभी क्या है, ये सभी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित ग्लेशियर जो ट्रांस हिमालय के भाग है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि एग्जाम में पूछा गया है कि नुब्रा घाटी पर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। सीगा घाटी पर कौन सा है, बियाको। पूजा पे कौन सा, स्पीति। कहां पर, ट्रांस हिमालय पे काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास में। अब जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, तो केटू जिसको हम कहते हैं, देखिए केटू, तो केटू पे भी कुछ पर्वत श्रृंखला है, यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर भी कुछ पर्वत श्रृंखला है, और उसके ऊपर जो ट्रांस हिमालय उसी का भाग हो जाएगी। तो ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे, तो केटू किसने, 8611 केटू, जिसको हमने कहा पॉक या पीओ की पॉक या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, यानी केटू 8611। हिडा पर्वत चोटी 8068 मीटर, हिडा पर्वत 8068 मीटर, ब्रांड 8047 मीटर और मास्ब्रूम 7200 मीटर है। यानी कि ये तो बात क्लियर है कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मैंने नाम बताया वो कहां पर है, वो काराकोरम पर्वत वो आपके काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो ट्रांस हिमालय है उसी के भाग है, जिसको हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला के भाग या चोटियां कह सकते हैं, केटू, हिंडा, ब्रांड, मासूर। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लताल, चास्कर, कैलाश है, उसी पर हमने काराकोरम की बात की थी। काराकोरम की जो पर्वत चोटियां है, केटू 8611, हिंडा 8068, ब्रांड 8047 और मासूर 7721, यानी कि हिंडा, ब्रांड आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर हमने कहा था 5598, 8598 में क्या हो जाएगा, इस कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी। केटू की 8611 बताया कि 8611। तो देखिए दोस्तों, मीटर में भी आपको ध्यान देना चाहिए, कहां पर स्थित है ये भी ध्यान होना चाहिए, और किस देश की है या विश्व की है ये चोटियां भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ट्रांस हिमालय का जो हमने भाग पढ़ा है, इसके ऊपर देखिए पास एक दर्रा है, इसका नाम है डींगला। बच्चे डींग आंकने के बाद क्लास में, तो अब डींग आंकने वाला एक दर्रा भी आपके ध्यान रखिए, वो कहां पे, ट्रांस हिमालय के ऊपर है, काराकोरम के पास में डींगला। और ये जो साइन है, ये पास है दर्रे का साइन है। और पास क्या होता है, पास पर्वतों के बीच में, बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं के बीच में आने जाने का एक रास्ता होता है। वैसे यहाँ पे क्या है, डींगला एक दर्रा है। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जिस प्रकार से ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय के, उसके ऊपर जो ट्रांस हिमालय उसके बारे में जाना, और ट्रांस हिमालय की स्थिति को देखा। ट्रांस हिमालय, एक चीज और है, ट्रांस हिमालय क्या कर रहा है, ट्रांस हिमालय उत्तर और इधर इसका उत्तर में इधर पश्चिम से पूर्व का विस्तार है। तो ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय यहां लिख देता हूं, ट्रांस हिमालय तिब्बत एवं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या बंगाल की नदियों के लिए क्या है, एक जल विभाजक का काम करती है। ट्रांस हिमालय तिब्बत और बंगाल की नदियों के लिए एक वाटर डिवाइडर लाइन के रूप में काम करती है। तो आपको
ट्रांस हिमालय के बारे में इतनी सारी जो विशेषताएं बताई वो आपको ध्यान होना चाहिए, और ये भी ध्यान होना चाहिए उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। अब थोड़ा सा यह देखते हैं जो ट्रांस हिमालय ये क्या है कि यूरेशियन प्लेट का भी भाग है ट्रांस हिमालय, और जो 33 भाग था 33 भाग यहीं पर ही मिला है आपका 33 भाग, तो यूरेशियन प्लेट का भी भाग कह सकते हैं, या 33 सागर का भी भाग ट्रांस हिमालय कह सकते हैं, पराग हिमालय भी कह सकते हैं। इट मींस ये पर्वत श्रृंखला है, आपको क्रम से ध्यान होना चाहिए। निर्माण आपको हमने बता दिया था इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन काल में, ट्रैशरी काल में, सेनोज़ोइक काल में इस पर्वत श्रृंखला का पूरा निर्माण हुआ, इस पर्वत श्रृंखला का पूरा निर्माण हुआ। अब हम थोड़े देखते हैं कि ये तो हमने काराकोरम जो देखा, काराकोरम क्या है, स्वेन हेडन ने क्या कहा, बैकबोन ऑफ एशिया, एशिया की कुछ पर्वत, बैकबोन ऑफ एशिया, एशिया की कुछ श्रेणी भी कह सकते हैं, एशिया की पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं काराकोरम को। इसके बाद हमने ये तो जो वर्गीकरण किया था, ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया था, ये वर्गीकरण किया था हमने जियोलॉजिकल यानी भौगोलिक आधार पर किया था। और अब बात करेंगे प्रादेशिक आधार पर, वर्गीकरण की प्रादेशिक आधार पर किस प्रकार से हिमालय को बांटा जा सकता है। बड़ा सा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी हम आपको बता देते हैं कि देखिए ये नाम है प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर नाम आपको ध्यान होना चाहिए। पंजाब हिमालय नंबर 1, पंजाब हिमालय नंबर 2, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, असम हिमालय। देखिए ये तो था वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक जियोग्राफिकल भौगोलिक आधार पर। अब हम दूसरा वर्गीकरण कर रहे हैं प्रादेशिक आधार पर। तो देखिए पंजाब हिमालय यदि एक लाइन में ये कर दूं तो ये क्या होता है, ये पंजाब हिमालय हो जाता है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको प्रादेशिक आधार, जिसको हम कहते हैं प्रादेशिक आधार को हमने नदियों के आधार पर बांटा, नदियों के आधार पर बांटा। पंजाब हिमालय यानी पंजाब क्या हुआ, ये देखिए पंजाब हिमालय तो सिंधु से सतलज, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, ये कह सकते हैं हम सिंधु से पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज तक। कुमायूं हिमालय सतलज काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब पंजाब हिमालय ये जो एरिया है पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे क्या इसको हमने पंजाब हिमालय का, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी, देखिए चौड़ाई 4500 वर्ग किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी, 4500 वर्ग किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की आपके 3800 वर्ग किलोमीटर। नेपाल हिमालय 1,16,800 वर्ग किलोमीटर। लास्ट में असम हिमालय 67,500 वर्ग किलोमीटर। ये तो इसकी क्या होगी, इसकी वर्ग किलोमीटर एरिया में इसका एरिया होगा। अब देखिए सबसे चौड़ा होगा, सबसे हिमालय का जो सबसे चौड़ा भाग, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग वो कहाँ है, वो पंजाब हिमालय में स्थित है। हिमालय का सबसे चौड़ा भाग पंजाब हिमालय में स्थित है। और पंजाब में ये वाला एरिया जहां पर हमने कुछ दर्रे भी पढ़े थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर, पंजाब, बनियाल दर्रा या बनियाल दर्रा, बोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सभी क्या, ये सभी इसी के भाग थे।
ठीक है। और इसी को हमने क्या कहा, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो एरिया था उसको हमने कहा। अब इसकी तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 562 किलोमीटर में फैला हुआ, यानी ये जो एरिया वो कितना हो 562 किलोमीटर में होगा, 562 किलोमीटर इसकी एरिया है, ठीक है। लंबाई है, सॉरी लंबाई है, एरिया हमने बता रखा है इसकी कितना लंबाई है 562 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की कितनी है 3003, कुमायूं हिमालय की 320, कुमायूं हिमालय की 320 हो गया। और नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर, असम हिमालय की 750 किलोमीटर। तो केवल क्रम से पूछा जाता है, क्रम से बढ़ते से घटते क्रम में। तो उसको हम देख सकते हैं कि बढ़ते से घटते क्रम यदि बात की जाए तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो नंबर 2, नंबर 3, 4 नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद आपके आ जाएगा असम हिमालय, असम हिमालय के बाद आ जाएगा पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। तो देखिए दोस्तों, जो कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय क्या क्रम से बढ़ते क्रम में लंबाई के आधार पर। देखिए अब हम ये देखेंगे कि जो इसकी बढ़ती हुई क्रम के अंदर तो ये बता दिया। अब यदि पूछा जाए कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा नेपाल हिमालय हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जाता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहां नोट कीजिए, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 7817 मीटर है नंदा देवी की। तो ध्यान रखिए 7817 मीटर है नंदा देवी। और इसी कुमायूं हिमालय में नंदा देवी के अलावा जैसे हमने कहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया आदि जो तीर्थ स्थल है वो भी यहीं पर स्थित है। तीर्थ स्थल वो भी कहाँ, वो भी यहीं पर स्थित है। और इन्हीं तीर्थ स्थलों के साथ में नंदा देवी भी है। तो नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सभी यहीं पर स्थित है। यानी मुख्यतः ये कह सकते हैं जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया उत्तराखंड वाला है पिलग्रिम के पर्पस से, तीर्थ स्थानों के पर्पस से भी मुख्य है और कुमायूं हिमालय का ही भाग है। तो एग्जाम पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन के आधार पर नंदा देवी होगी। नेपाल हिमालय, अब नेपाल हिमालय में क्या विश्व की सबसे ज्यादा चोटी है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का है, किस पर्वत का नहीं, किस प्रादेशिक आधार पर पूछे तो किस पर्वत श्रृंखला का, यानी पंजाब हिमालय का या कुमायूं हिमालय का या नेपाल हिमालय का या असम हिमालय, किसका भाग है। तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसका भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है। चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से रखना है। और नेपाल हिमालय में क्या काली से तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो एरिया होगा जिसको हमने क्या किया नेपाल हिमालय, जहां पर इसके अलावा महाभारत श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी या धौलागिरी पर्वत श्रेणी आदि श्रेणियां क्या है, आदि श्रेणियां नेपाल हिमालय, मकालू 4400 की जिसकी ऊंचाई है वो सभी क्या है, वो सभी नेपाल हिमालय में स्थित है। और असम हिमालय लास्ट का बन जाता है असम हिमालय, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का भाग असम हिमालय, असम में का तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के बारे में कहा गया है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया जा सकता है, भौगोलिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर ज्यादा मुख्यतः इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या सबसे ऊंची चोटी इसका भाग है ये पूछ लिया जाता है, या इसका क्रम किस प्रकार से है, प्रादेशिक आधार पर एरिया सबसे बड़ा। और कई बार क्वेश्चन ये जो मैंने कहा है कि इसका सबसे चौड़ा भाग, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग कौन से हिमालय में, पंजाब हिमालय में स्थित है। और इनकी स्थिति देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे जम्मू कश्मीर का भाग है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल का, भूटान का, ये सभी भाग कहीं न कहीं को क्लासिफाई करता है, पंजाब को, कुमायूं को, नेपाल को, असम को। पंजाब हिमालय यानी ये वाला भाग हो जाएगा,
कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड वाला भाग हो जाएगा, नेपाल हिमालय यानी नेपाल का पूरा भाग हो जाएगा, और नेपाल तो वैसे भी आपकी काफी चर्चा में है आपके इंडिया में, असम हिमालय का ये भाग हो जाएगा। तो ये हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने अब तक ये पढ़ा है कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका टाइम पीरियड क्या था, ये सभी बातें क्या है आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज से। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई और हिमालय की जो संरचना वो इतनी सरल नहीं है, काफी जटिल है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक आधार पर और भूसंगति के आधार पर हमने इसको बताने का प्रयास किया, और इसको हमने ये बताया कितने भागों में इसका वर्गीकरण हुआ। तो चारों भाग आज हमने स्पष्ट कर दिया, भौगोलिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर। अब ये बात आती है कि हिमालय का आखिर में महत्व क्या है, हिमालय का महत्व आपके लिए क्या है, या भारत के लिए हिमालय की भौगोलिक स्थिति कैसी है, या उसका भू राजनीति का संबंध है क्या हिमालय का? बिल्कुल है। देखिए हिमालय क्या, हिमालय आपके उत्तर पर्वतीय श्रृंखला एक बड़ी सारी श्रृंखला है। वो क्या करती है, वो आपके जो इंडियन मानसून है, हिंद महासागर से उठकर आने वाली मानसून हवाओं को क्या करता है, रोकता है, और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मानसून जलवायु बनी रहती है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मानसूनी जलवायु बनी रहती है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसूनी जलवायु यहाँ पर नहीं बनती, यहाँ से ठंडी हवाएं आती और आपके भारत को ठंडा कर देती, यानी कि मानसून जलवायु में अस्थिरता पैदा हो जाती, मौसम में अस्थिरता बनी रहती। तो हिमालय एज ए प्राकृतिक सीमा के रूप में, एक राजनीतिक सीमा के रूप में, एक भौगोलिक सीमा के रूप में भी इसका काफी महत्व है। और कालिदास ने तो इसको क्या कहा है, कालिदास ने तो इसको देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, या तीर्थ स्थानों की भूमि भी कहा जाता है, ऋषि मुनियों की भूमि भी कहा जाता है, या पर्वतों की रानी, जिसको माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पर्वतों की रानी, वो भी कहा है, वो भी हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। यानी इस हिमालय पर्वत का क्या है, मानसून या जलवायु के पर्पज से, भौगोलिक दृष्टि से भी इसका महत्व क्या हो गया, प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी कि भारत की सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी के कारण क्या होती है, जो उत्तर से आने वाली रूस या चाइना या आर्कटिक क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं जो आपके एंटर करती है, वो उत्तर भाग से आती है, लेकिन हिमालय पर्वत के कारण यहाँ पर रुक जाती है। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला जड़ी बूटियां मिलती है, कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं का आश्रय स्थल भी कह सकते हैं हिमालय को। और हिमालय पर आपकी खनिज संपदा भी मिलती है। हिमालय के ऊपर क्या खनिज संपदा, पेट्रोल या कोयले जैसी स्थितियां आपके हिमालय पर्वत पर मिल जाएगी, अन्य खनिज भी यहाँ पर मिलेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिमालय एक प्राकृतिक सीमा के साथ साथ में एक संसाधनों से भरा हुआ, संसाधनों से परिपूर्ण एक एरिया है, जो भारत और भारत से बाहर आने वालों के लिए एक मेन फोकस पॉइंट रहता है कि हिमालय। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो हिमालय श्रृंखला है वो भारत को एक सुरक्षा के पर्पज से या सुरक्षा की दृष्टि से एक बिल्कुल बड़े गेट के रूप में, एक बड़े गेट के रूप में एकदम खड़ा हुआ है हिमालय पर्वत। यानी कि भारत को इधर की सुरक्षा करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन वर्तमान में तकनीकी सुविधाओं या परिवहन सुविधाओं के विकास के अधिक होने के कारण अब हिमालय पर्वत का भी क्या हो गया, हिमालय पर्वत भी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि चाइना के जो विवाद बढ़ रहे हैं, तो यानी कि कहीं न कहीं ये जो प्राकृतिक सीमा है वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, कि तकनीकी एवं परिवहन सुविधाओं के अधिक विकसित हो जाने के कारण। और भू जियोपॉलिटिक्स का एक एरिया भी बन रहा है, यानी भू जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का भी एक एरिया बन रहा है हिमालय पर्वत। लेकिन दोस्तों, हिमालय की काफी विशेषता आपको बताई और हिमालय की जो महत्व बताया उसको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे आपको गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान यानी ऋषि के मैदान के बारे में बताएंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।